morning students, as you all know, we are done with the revision of chapter 1. Now we are going to start the revision for chapter number 2. ठीक है ना? In chapter number 1 we already studied modified electroatomic theory, which says that atom is a divisible एटम इज डिविजिबल. ठीक है ना? ये हमने पढ़ा था एटॉमिक थ्योरी में. डाल्टन ने पहले कहा था कि एटम इज अ इनडिविजिबल सब्सटेंस. ठीक है ना? लेकिन ऐसा नहीं था. एटम डिवाइड हो सकता है किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ठीक है ना? ये तीनों चीज़ें जो है हमने डिस्कवर करी. ठीक है ना? एक एटम के अंदर वी नो एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है ना? तो हाउ दे वर डिस्कवर्ड, इसके बारे में हम जानेंगे. These all are known as subatomic particles. These are subatomic particles. ठीक है ना? These are subatomic particles. ठीक है ना? तो इन subatomic particles के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि what are these subatomic particles. ठीक है ना? How they are considered in our डिस्कवरीज. ठीक है ना? तो सबसे पहले जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखी तो हमने कैसे देखी? कैथोड रे ट्यूब से. ठीक है ना? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने क्या पढ़ा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमने क्या पढ़ा कि कैथोड रेज का यूज़ किया गया था. ठीक है ना? यू शुड नो द एक्सपेरिमेंट दैट आई हैव टोल्ड यू वाइल टीचिंग. ठीक है ना? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो अभी हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में. ठीक है ना? let me brief you it about. ठीक है ना? तो जे थॉमसन ने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की बाय स्टडिंग द कैथोड रेज. ठीक है ना? अब कैथोड रेज क्या होती है? कैथोड रेज वो रेज होती हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं. ठीक है ना? एक ट्यूब बनाई जाती है, एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें हाई पोटेंशियल इन दोनों प्लेट्स पे लगाया जाता है. ठीक है ना? हाई पोटेंशियल लगाया जाता है. ठीक है ना? हाई पोटेंशियल इस प्लेट पे लगाया जाता है. इस हाई पोटेंशियल होने की वजह से ये क्या करता है? यहाँ से बम्बार्ड करता है. ठीक है ना? आपकी क्या बम्बार्ड होती है? यहाँ से रे एमिट होती है. ठीक है ना? इसको जिन रेस का नाम हमने क्या दिया? कैथोड रेस. अब ये कैथोड रेस कैसी होती है बेटा? ये कैथोड रेस कैसी होती है? ये कैथोड रेस को हमने ये देखा कि ये कैथोड रेस जो है वो हमारी नेगेटिवली चार्ज होती है. ठीक है ना? और ये जाके यहाँ पे हिट कर जाती है. ठीक है ना? इसको और अच्छे से देखने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर एक होल कर दिया. ठीक है ना? तो जो रे सीधी आ रही थी वो इसके बीच से पास हो गई और इधर हमने क्या लगाया? फ्लोरोसेंट फिल्म लगाई. ठीक है ना? जहाँ पर जब भी ये इलेक्ट्रॉन जाके बॉम्बार्ड कर रहा है तो क्या हो रहा है? एक आपको थोड़ा सा स्पार्क दिख रहा है. ठीक है ना? छोटा सा स्पार्क दिखाई देता है. ठीक है ना? तो ये जो ठीक है ना? तो ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है कैथोड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये हिस्सा कहलाता है हमारा एनोड, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है. ठीक है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के जाते हैं इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. ठीक है ना? और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. ठीक है ना? अगर इसमें हमें क्या एक होल कर दें तो उसके बीच से कैथोड रे पास हो जाएगी और यहाँ हिट करेगी. तो इससे हमें पता चला कि कोई एक सब्सटेंस है जो कि कैसा है बेटा? जो कि नेगेटिवली चार्ज है, जो कि यहाँ से निकलता है और यहाँ जाता है. ठीक है ना? प्लस माइनस से हमें लगा कि नेगेटिवली चार्ज है. फिर उसके बाद जब जे थॉमसन ने पता लगाया तो उन्होंने बोला कि हम इस पार्टिकल को क्या नाम देंगे बेटा? इस पार्टिकल का नाम देंगे हम इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना? दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड. ठीक है ना? इसके अलावा इसका मास निकालने की टेक्निक. ठीक है ना? देयर वाज अ टेक्निक जिससे इसका मास कैलकुलेट किया गया. ठीक है ना? बाय डिफ्लेक्शन क्या करा गया? यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया. ठीक है ना?
और इधर इसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। दोनों के लगाने के बाद जो भी डिफ्लेक्शंस मिले उससे हमने कैलकुलेट किया कि इसका मास कितना है। तो उसका मास निकल के आया 9.11 × 10⁻34 kg। ठीक है ना बेटा, ये मास आप हमेशा याद रखना, इसको मास को भूलना मत बिल्कुल भी, बिकॉज इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, कल भी मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था कि कौन कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वैल्यू करता है, जो मास ऑफ जो हमारे पास क्या कहते हैं मास नंबर होता है उसमें, या प्रोटॉन करता है, तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है ना, और जो हमारा प्रोटॉन है यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, अब प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए क्या किया गया, प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए हमने क्या किया, गोल्डस्टीन ने क्या किया, एनोड रे को यूज़ किया। एनोड रे कैसी होती है, एनोड रेस देखो, ये रेस कैसी थी, ये थी पॉजिटिव रेस। ठीक है ना, पॉजिटिव की रेस निकल रही थी, और एनोड रेस कैसी होती है बेटा, नेगेटिव रेस होती है। सॉरी उल्टा बोल दिया, ये रेस कैसी थी, ये रेस नेगेटिव रेस थी कैथोड रेस, और ये कैसी रहती है एनोड रेस, ये है पॉजिटिव रेस। ठीक है, मतलब ये प्रोटॉन्स की रे निकाली जाती है। तो क्या किया गोल्डस्टीन ने, क्या किया इन्होंने क्या किया, और इन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज लगाई एकदम। ठीक है ना, इस हाई वोल्टेज से इसी कैथोड रे ट्यूब में बहुत हाई वोल्टेज लगाई। ठीक है ना, उस हाई वोल्टेज की वजह से जो गैस थी अंदर, और इसके अंदर गैस रखी उन्होंने, कोई छोटी सी गैस रखी, फॉर एग्जांपल उन्होंने कौन सी गैस रखी यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस रखी। तो हाइड्रोजन गैस में क्या हुआ, उसका इलेक्ट्रॉन उससे छूट जाता है, वो उसका इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर लेता है, और जो H+ बच जाता है। H+ के पास क्या होता है, H+ के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो हमने देखा कि एक प्रोटॉन वाला जो H+ था वो रे की तरह जा रहा है, और सामने जाके जो पॉजिटिवली चार्ज, जो नेगेटिवली चार्ज है उसमें जाके अटैक कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो हमने देखा, और इसको भी अगर जब हमने डिटेक्ट करना था तो हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड की एक प्लेट लगाई, जिसमें जब भी ये जाके हिट कर रहा था तो इसने क्या किया, एक स्पार्क प्रोड्यूस किया। ठीक है ना, तो इनकी खासियत क्या पता चली कि जब भी हम यहाँ पर कहीं होल्ड कर देते थे तो वो उसके बीच से निकल जाता है। दैट मीन्स दे ट्रैवल, फर्स्ट थिंग इज दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पार्टिकल नेचर। और सीधी सीधी बात है, दीज आर पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हैं, तो उन्होंने कैसा दिया, पार्टिकल नेचर शो करा कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ठीक है ना, अगर इनके हम लोग पाथ को डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे किसी और चीज़ से तो ये स्ट्रेट लाइन में फ्लो करते हैं। नेक्स्ट इज दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स, और ये कैसे, कुछ मटेरियल से, मतलब ये पार्टिकल से मिलकर बनाए, ये पार्टिकल नेचर, ये इसी वजह से इसका क्या नेचर है बेटा, इसका पार्टिकल नेचर है। ठीक है ना, इनके पास और क्या है, इसके पास और क्या है, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये पता चला ये पॉजिटिव चार्ज रखता है, और एक रे एक का चार्ज रखती है, एक का पॉजिटिव चार्ज रखती है। ठीक है ना, दीज वर द इंट्रेंसेस, इसके इंट्रेंसेस यही थे, इसके इंट्रेंसेस भी यही थे कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, पहला। दूसरा क्या था, इसी वजह से यानी कि ये पार्टिकल नेचर शो करता है इलेक्ट्रॉन। और तीसरी चीज़ क्या है, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ये कैसे हैं बेटा, नेगेटिवली चार्ज। तो ये इसकी खासियत थी। और जैसे ही हम लोग इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, दे डिफ्लेक्ट। ठीक है ना, दे डिफ्लेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है ना, ये इनकी खासियत थी। ठीक है ना, तो दीज वर द डिस्कवरीज ऑफ टू ऑफ द पार्टिकल्स, सबएटॉमिक पार्टिकल्स नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स जो थी हमारे जेम्स चैडविक ने करी थी। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, बेरिलियम या बोरॉन के एटम्स को अल्फ़ा रेस से अटैक करवाया। और उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने क्या किया, बेरियम या बोरॉन के एटम्स को उन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल से हिट कराया, तो हमने क्या देखा कि इसका जो न्यूक्लियस था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और वो क्या करता है, एक उसने ऐसा पार्टिकल छोड़ा, इसको मान लेते हैं, इसको N पार्टिकल नाम मान लेते हैं, इसका नाम उन्होंने दिया, इस पार्टिकल पहला नाम दिया उन्होंने न्यूट्रॉन।
सबसे पहले वो था न्यूट्रॉन बनाया, ठीक है ना। इसका नाम सबसे पहले उन्होंने न्यूट्रॉन दिया। और इसकी खासियत क्या थी, इसका मास जो था वो नियरली इक्वल टू क्या, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है ना। एक चीज़ ये उन्होंने बताई। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई इस पर चार्ज कैसा है, इस पर चार्ज था 0। तो हमें एक और पार्टिकल के बारे में पता चला कि देयर आर 3 पार्टिकल्स इनसाइड ए एटम, ठीक है ना। वन इज़ पॉजिटिवली चार्ज, अदर वन इज़ नेगेटिवली चार्ज। एक और होता है जो सिर्फ मास बढ़ाता है, ठीक है ना, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट है, या सॉरी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जिसके पास मास भी है और चार्ज भी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, ठीक है ना, मास नहीं है। इसके पास मास है और चार्ज नहीं है, ठीक है ना। दीज आर द डिफरेंस इन ऑल दीज थ्री, ठीक है ना। इनकी कैसे इनकी डिस्कवरी हुई ये मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। इनकी डिस्कवरी के बाद सबसे पहले आए थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या बताया हमको, जे थॉमसन ने ये बताया कि जो स्ट्रक्चर होगा एटम का, जो एटम का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, वो कैसा होगा, वो ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि पूरा का पूरा जो एलिमेंट है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके बीच में छोटे छोटे ऐसे नेगेटिवली चार्ज्ड हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। पूरा का पूरा कैसा है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। इट्स लाइक वाटरमेलन, ठीक है ना, ठीक है ना, इट्स जस्ट लाइक अ वाटरमेलन। तो थॉमसन ने बताया कि हम लोग मेलन या फिर रेजिन पुडिंग की तरह इसको सोच सकते हैं स्ट्रक्चर को, कि जो भी एटम होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सबसे पहले उन्होंने ये बताया। और उन्होंने क्या बताया, चारों ओर प्रोटॉन्स फैले हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में, ठीक है ना। लेकिन इनको गलत प्रूफ इन्होंने ये बताया, हम कुछ टाइम तक ये मानते रहे। उसके बाद इनको गलत किसने प्रूव किया, रदरफोर्ड ने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक उन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉइल ली, ठीक है ना, ऐसे मान के चला कि गोल्ड फॉइल ली, उसमें बहुत सारे ऐसे एटम्स थे बीच बीच में, ठीक है ना, जिनसे कि जो हमारे अल्फा रेस थी या तो सीधी सीधी चली गई, ठीक है ना, और कहीं पे क्या हुआ, जब वो न्यूक्लियस से टकराई तो सीधी वापस आ गई। किसी जगह पर कैसे गई, ऐसे जा रही थी और थोड़ी सी बर्फे बाइफरकेट हुई, किसी की जगह पर ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुई, किसी जगह पर ऐसे गई और ऐसे आ गई, ठीक है ना। तो जब उन्होंने ये सब करा तो उन्होंने क्या किया था, इसके चारों ओर एक फिल्म लगा दी थी कि जहाँ भी हमारे पास ये रे जाएगी वहाँ पर हमें पता चल जाएगा, हिट करेगी और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसने आगे हिट करा, ठीक है ना। तो इस जो भी आपका एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज़ एम्प्टी। सबसे पहली बात हमें ये पता चली कि ज़्यादातर जो स्पेस थी वो कैसी थी बेटा, वो खाली थी, एम्प्टी स्पेस वॉज देयर, ठीक है ना। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि ऑल द मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, और उस प्लेस को उन्होंने क्या बोला, इन सेंटर ऑफ एटम इन न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में सारा मास होता है उन्होंने बताया, और न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। न्यूक्लियस इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो सारा का सारा मास जो उन्होंने बताया न्यूक्लियस में होता है, ज़्यादातर स्पेस एम्प्टी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो कुछ इस तरह का था। रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो इस तरह का था, इस तरह का, सेंटर में आपका न्यूक्लियस और इसके चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन रदरफोर्ड वॉज नॉट एबल टू, रदरफोर्ड फेल्ड
टू establish द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि मैक्सवेल की MVR थ्योरी, इसको मैक्सवेल थ्योरी भी कहते हैं, ये कहती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमता है तो इट एग्जिबिट एनर्जी। ठीक है ना? मैक्सवेल की MVR थ्योरी कहती है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व्स, ठीक है ना, इट एग्जिबिट्स एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूमते समय एनर्जी रिलीज करता जाएगा तो उसकी डिस्टेंस कम होती जाएगी, ऐसे होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करे तो उसकी डिस्टेंस कम होती जाएगी और कुछ टाइम बाद वो श्रिंक होकर न्यूक्लियस में जाके मिल जाए। ठीक है ना? और अगर ऐसा होता तो कोई भी आपका एलिमेंट है, जैसे ये भी कुछ ऐसे एटम से मिलकर बना होगा, ये जो मेरे पास पेन है या ये कॉपी है या जो भी चीज़ है, तो हर चीज़ क्या होनी चाहिए, थोड़ी देर बाद क्या हो जानी चाहिए थी, इनविजिबल। ठीक है ना? डिके करके ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, एटम क्या रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है ना? ये जैसा दिख रहा है वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है ना? कॉपी जैसी है वैसी ही दिख रही है। ठीक है ना? जो भी आप चारों ओर सामान देख रहे हो वो वैसा ही है, उसका कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये बात हमें मैक्सवेल थ्योरी कहती थी कि अगर वो रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो रदरफोर्ड से भी पूछा गया कि आप MVR थ्योरी को तो आप गलत प्रूव कर दे रहे हो, तो वो इसको बता नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए ये वाला मॉडल भी गलत हो गया। ठीक है ना? तो लेकिन उससे पहले रदरफोर्ड ने कुछ बातें बताई जो कि उनकी एडवांटेजेस थी, तो उनके बारे में बाद में जानते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ बताई, उन्होंने बताया व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। उन्होंने बताया व्हाट इज़ एटॉमिक मास ऑफ एटम। ठीक है ना? उन्होंने बताया, ठीक है ना, हाउ इट रिलेट्स टू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर ऑफ एटम क्या होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दैट मीन्स जब चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख लो, वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के। जब व्हेन एटम इज न्यूट्रल, जब आपका एटम न्यूट्रल है, सिर्फ उसी समय पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज यू हैव टू यूज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है ना? तो ये बताता है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। तो हर एटम का एटॉमिक नंबर अलग होता है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, Z से। एटॉमिक मास किससे डिनोट किया जाता है, A से डिनोट किया जाता है। एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि N+P इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। तो हम किसी भी एटम को डिनोट करते हैं कैसे, X, जैसे एलिमेंट का नाम है X, उसको लिखते हैं हम A और नीचे लिखते हैं Z। ठीक है ना? दिस इज हाउ वी डिफाइन एन एटम। ठीक है ना? किसी एटम को डिफाइन करना है तो ऐसे करना है। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ और चीज़ों पे जो कि हमारी काम की है, दैट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। किसने बताया था आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स मतलब Z सेम A डिफरेंट। आइसोटोप किसका होता है, एक ही सेम एलिमेंट का होता है, दैट इज सेम एलिमेंट। क्योंकि Z सेम है इसलिए एलिमेंट सेम है। आइसोबार्स में क्या होता है, Z इज डिफरेंट, ठीक है ना, डिफरेंट बट A इज सेम। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना? तो आइसोबार्स वो होते हैं जिसमें मास सेम होता है, आइसोटोप्स वो होते हैं जिसमें हमारा एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर से डिफरेंट होता है। तो इसके एग्जांपल आपके पास क्या है, हाइड्रोजन का 1 H का 1 2 और H का 1 3। ठीक है ना? हर बार एटॉमिक नंबर जो था सेम था हाइड्रोजन का, बट मास नंबर बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 थे, या न्यूट्रॉन्स 1 थे, या न्यूट्रॉन्स 2 थे। इसका नाम प्रोटियम है, इसका नाम ड्यूटेरियम है और इसका नाम ट्रिटियम है। ठीक है ना? ऐसे ही यू हैव कार्बन 12 एंड कार्बन 14। ठीक है ना? और भी बहुत सारे होते हैं, क्लोरीन का होता है क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक है ना? अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन समझेंगे परसेंटेज अबंडेंस का भी। परसेंटेज अबंडेंस क्या होती है? परसेंटेज अबंडेंस ये होती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं
कि अर्थ में 75% जो है वो क्लोरीन 35 है और 25% क्या है, क्लोरीन 37 है, ठीक है ना, क्लोरीन 37 है। तो मैं अगर आपसे ये बोल दूं कि आपको बताना है कि परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन कितनी है, परसेंटेज अबंडेंस आपने बता दी, तो आप मैं आपको बताऊं कि एवरेज मास ऑफ क्लोरीन कितना आएगा, तो आप क्या करोगे 75/100 इंटू 35 करो इंटू 25/100 इंटू 30 प्लस 35/100 इंटू 37 करो। जो भी आपका आंसर आएगा, आपका आंसर लगभग अप्रॉक्सीमेटली 35.5 आएगा, जो कि ये बताता है आपको, जो कि ये बताता है कि यू कैन टेक एज दिस एज एवरेज मास ऑफ क्लोरीन। तो ये डिपेंड करता है कि परसेंटेज कितना अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल ये 75% अवेलेबल है, ये 25% अवेलेबल है, तो यू कैन कैलकुलेट द एवरेज मास ऑफ द क्लोरीन एटम बाय कंसिडरिंग बोथ ऑफ देम, ठीक है ना। ऐसे ही करा जाता है हम कभी भी जब किसी का मास डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा। आइसोटोप आइसोबार का मतलब समझ में आ गया, ठीक है ना। देयर आर टू मोर थिंग्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे तो उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप ऐसे समझते हैं। इसके अलावा एक आइसोटोन्स भी होता है, ठीक है ना, आइसोटोन्स, ठीक है ना, जहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो तो आइसोटोन्स कहलाते हैं। इसका एग्जांपल आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन 14, ठीक है ना, और नाइट्रोजन 15 और ऑक्सीजन 16, ठीक है ना। सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8, ठीक है ना। 8 कैसे हैं, देखो इसके पास कितना होता है 6, हाँ, इसके पास 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, 6 + 8 14, ठीक है ना। इसके पास कितने होते हैं 7 + 8 15, इसके पास कितने होते हैं 8 होते हैं, 8 + 8 16। तो हर बार आपके न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8 है, ठीक है ना। तो ये कैसे कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आइसोटोन। इसके अलावा आपके पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। कौन से होते हैं आपके पास, जिसके इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने के लिए क्या करते हैं, O2 नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन के पास अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दूँ एक्स्ट्रा, तो ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10, ऑलरेडी 8 होते हैं, +2 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा देखते हैं हम फ्लोरीन नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्लोरीन नेगेटिव के पास ऑलरेडी फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 आ गए। सोडियम के पास कितने होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन उसमें से चला जाता है तभी पॉजिटिव हुआ, उस पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स। और नियॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोन्स, ठीक है ना, एंड आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ठीक है ना। तो अगर आपके पास इसके ऊपर कुछ लिखने के लिए आता है तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी, सॉरी ये नहीं पढ़ेंगे, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। अब वेव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो वेव हमारी कैसी होती है, हमेशा ऐसे फ्रंट एक साथ पूरी आगे बढ़ती है, ठीक है ना। जो पार्टिकल यहाँ जितनी दूरी पे जाएगा, यहाँ पर का पार्टिकल भी इस पॉइंट से जहाँ से चलाइए उतनी ही दूरी पे रहता है, ठीक है ना। तो वेव पूरी आगे पूरे फ्रंट पे बढ़ती है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो एनर्जी, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले वेव नेचर में सबसे पहले हम जानते हैं वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ को किसी नोट करते हैं लैम्डा से। सबसे पहले हम जानेंगे वेवलेंथ, ठीक है ना। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ देखते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एवोगैड्रो, ठीक है ना। तो देखो ऐसा होता है, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट और 2 टॉप, ठीक है ना। इसको कहते हैं क्रेस्ट, इसको TROUGH टॉप, ठीक है ना। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को कहते हैं हम लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ, ठीक है ना। दिस इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है ना। और इसको हम कैलकुलेट किस में करते हैं, मीटर्स में। और लेकिन इसकी जो लेंथ होती है बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको किस में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में कैलकुलेट करते हैं, जो कि किसके बराबर होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ, अभी भी इस बात को समझेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है 1/,
टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस थी, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुई, ठीक है ना। टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है ना, इज नोन एज टाइम पीरियड, और किसके बराबर होती है, 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है वेव नंबर, विच इज नोटेड बाय दिस एंड इट इज नोटेड बाय दिस एंड इट इज नोन एज, इट इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है ना। एंड वेलोसिटी ऑफ वेव इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट भी एक वेव ही है, ठीक है ना, इसलिए इसमें होती है 3×10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है ना। ये कुछ मैंने बातें लिखी है, इस बातों को ध्यान देंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होंगे तो उसमें आपको बहुत काम आएगा। इसमें अगली चीज़ क्या होती है वेव में, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, जितना ऊपर ये गया, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। और दिस इज वेव नंबर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, वेव नंबर इज 1/λ, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं वो एक स्पेक्ट्रम शो करती हैं, ठीक है ना, जो कि कुछ एरिया जिसका विजिबल होता है और कुछ एरिया जो होता है वो इनविजिबल होता है, ठीक है ना। उसका कुछ एरिया तो विजिबल होता है और कुछ एरिया कैसा होता है बेटा, इनविजिबल होता है, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जान पाए व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अगर आपकी क्या होता है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू c/λ, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है उसका रिलेशन कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है आपकी वेवलेंथ कम होती रहती है, ठीक है ना। तो अब ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आती कैसे है, ठीक है ना, इसको देखेंगे। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होने की वजह से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। तो अगर आप क्या करोगे, ऐसा होता है कि अगर आप जो एनर्जी होती है वो इनकी वेव्स की ऐसे डिफाइन होती है, E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना, और E इक्वल टू एच न्यू की जगह आप लिख सकते हो c/λ, ठीक है ना, वेयर एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये आपको याद होनी चाहिए कि इसकी जो क्या कहते हैं वैल्यू है वो क्या है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि एनर्जी जो है, अगर आपकी जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है ना, मान लो एक बार पहले आपकी एनर्जी E1 थी, बाद में एनर्जी आपकी E2 हो गई, तो जो आपका डिफरेंस था डेल्टा E2 माइनस E1, ठीक है ना, वो किसके बराबर होगा, वो भी एच न्यू के बराबर होगा, और वो उस एच न्यू के बराबर होगा जो कि न्यू आपकी रिलीज़ हुई होगी, ठीक है ना, या फिर जो एमिट हुई होगी, इसको आप एमिट बोल सकते हो, ठीक है ना, एमिट। जो भी वेव आपकी एमिट हो रही होगी यहाँ पर, वो किसके बराबर होगी, वो डिफरेंस इन दिस एनर्जी के बराबर होगी, जो कि एच न्यू के बराबर होगी, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए इसको हम क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या देखते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देते हैं। तो जैसे अलग अलग एनर्जीज निकलने की वजह से अलग अलग वैल्यूज़ आती है हमारी फ्रिक्वेंसी की, तो उसके अलग अलग स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्पेक्ट्रम में आती है कॉस्मिक रेस, ठीक है ना। फिर आती है हमारी गामा रेस, ठीक है ना। फिर हमारी एक्स रेस, ठीक है ना। फिर यूवी रेस, ठीक है ना। फिर विजिबल लाइट आती है, ठीक है ना। फिर इंफ्रारेड आती है, फिर माइक्रोवेव्स आती हैं, जो माइक्रोवेव में वेव्स यूज़ होती हैं वो माइक्रोवेव यूज़ होती हैं, और रेडियो में जो यूज़ होती है वो रेडियो वेव्स होती है, ठीक है ना। अब इनकी किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, इससे आपको ये पता चलता है कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है ना, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ कम होगी, तो आप इजीली बता सकते हैं कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो ऐसे देख के मैं कैसे बता सकता हूँ, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, इसको ईजी है याद करने का तरीका क्या है बेटा, देखो VIBGYOR। अगर आप ऐसे लिखते हो तो यहाँ V पे वॉलेट होना चाहिए और इंफ्रारेड पे रेड होना चाहिए, तो इसका मतलब आपने एकदम ठीक लिखा है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना, वेवलेंथ और रेड इंक्रीज। तो यानी कि जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो आपकी लैम्डा जो है वो
इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में अगर लैम्डा इंक्रीज़ करेगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी। और जो भी वेवलेंथ होती है, जो कि हम देख सकते हैं, वो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है ना। सिर्फ इसके बीच में ही वो वेव हो सकती है जो कि हम देख पाएँ। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, ठीक है ना, जिसके बारे में आपको जानना था, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ जो है वो आप क्या कहते हैं अपनी बुक से देखेंगे, ठीक है ना, और याद रखेंगे कि बाकी की वैल्यूज़ क्या क्या रहती है, किस वैल्यू पे कौन सी आपको वेव मिलती है, ठीक है ना। इस वेव थ्योरी की एक लिमिटेशन है, उसके बारे में जानेंगे। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाई, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया, हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये नया टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू गाइस।